अगर किसी को आज से ही अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना हो तो उनको सबसे पहले अपग्रेड होना पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस से ज़्यादा बेटर है कि हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पर्पस है जिसमें हम कंपाउंडिंग से हमारे जो पैसे हैं उनको ग्रोथ कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आपको जाना है तो जैसे उनको थोड़ा मार्केट में रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क लोगे तो ही अपने पैसे ग्रोथ करेंगे। इसी रीजन से आज मेरे पास 500 से ज्यादा हैप्पी क्लाइंट है। टर्म इंश्योरेंस में भी ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया और वो एक ही तरह काम करेगा, वो भी अलग अलग तरह से अलग अलग पर्सपेक्टिव से काम करता है। कि जो भी एज है -100 कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे की एज है 20, तो 100 - 20 तो 80% का रिस्क ले सकता है। फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए मेडिक्लेम इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, कि आपको अगर कोई भी डिजीज अगर कुछ भी होती है तो मेडिक्लेम ऐसा कवर है कि वो आपकी सेविंग को इम्पैक्ट नहीं करता। Hello everyone, I am Sachin Atulya, होलिज्म रिफॉर्मर ऑफ सोल स्पेस साइंस, और मेरा सोल मंत्र है प्रोसेस टूवर्ड्स प्रोग्रेस। जीवन में सफलता रातों रात नहीं आती, और इसके लिए हमें किसी न किसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तभी हमें प्रोग्रेस मिलता है। और इसी कड़ी में और इसी चीज़ को स्थापित करने के लिए, इसी चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने एक सीरीज़ चालू करी है, पेप अप टॉक पॉडकास्ट, जिसमें आज हमारे खास मेहमान हैं जो वेल्थ क्रिएशन को लेके अपनी जर्नी आगे बढ़ा रहे हैं, और उनका नाम है प्रीति मधानी, जिन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की एज अ इंश्योरेंस एजेंट, एज ए इंश्योरेंस एसोसिएट। एक साधारण महिला से उन्होंने अपने अटूट विश्वास से 2015 से ये जर्नी शुरू की, और आज वो प्रीति वेल्थ क्रिएशन के नाम से 40 जैसी एसोसिएट टीम मैं कह सकता हूँ फौज के साथ, और 500 जैसे हैप्पी क्लाइंट के साथ अपने प्रीति वेल्थ क्रिएशन को प्रोग्रेस की तरफ आगे ले जा रही है। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की सबसे खास गेस्ट प्रीति मधानी, जो फाउंडर है प्रीति वेल्थ क्रिएशन। प्रीति जी, आपके बारे में तो मैं जितना कहूँ वो शायद लगता है कि मुझे बहुत कुछ बोलना है, लेकिन समय मैं आपका लूँ उससे अच्छा मैं ही आपको समय देना चाहता हूँ कि अपने बारे में कुछ बताइए। प्रीति, इससे ज़्यादा प्रीति वेल्थ क्रिएशन की जर्नी आपने कैसे शुरू करी, एक साधारण महिला से लेके आज अब जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये जर्नी आपके लिए कितनी वैल्यूएबल रही? कुछ अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। 2015 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो पर्टिकुलर मैं एज अ हाउस वाइफ थी। जब मैं ये फील्ड में गई तब मुझे इंश्योरेंस का आई भी नहीं पता था, बट जब क्लाइंट के पास गए तो उन्होंने मुझे बताया कि इंश्योरेंस से ज़्यादा बेटर है कि हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और मैंने ये एनालिसिस किया तब मुझे पता चला कि इन्वेस्टमेंट वो आपको एक गोल तक लेके जा रहा है। जैसे सबके गोल्स होते हैं, जैसे चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, अपना खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग, इवन वेल्थ क्रिएशन। तो ये सब पॉइंट को मैंने लुकआउट किया और मुझे पता चला कि ये सबसे मेन पॉइंट है, और इसीलिए मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा प्रीति वेल्थ क्रिएशन। वेरी गुड। और वेल्थ क्रिएशन मतलब क्या है कि हमें वेल्थ को ग्रो करना है। अच्छा। और जिस तरह से हम सेविंग्स करते हैं, तो सेविंग्स एक ऐसा पॉइंट है बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सही है। और इन्फ्लेशन से ज़्यादा हम ऐसा देखें तो उनको हम इन्फ्लेशन और सेविंग्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट को किस तरह से क्लाइंट को अच्छे से समझा सके और उनके गोल तक किस तरह से हम पहुंचा सके, तो हमने ये स्टार्ट किया, और इसी रीज़न से आज मेरे पास 500 से ज़्यादा हैप्पी क्लाइंट है। तो बहुत बढ़िया आपने अपनी जर्नी के बारे में हमें जो बताया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपकी जर्नी में आप जो 500 क्लाइंट्स के साथ आपने ये जर्नी को आप आगे ले जा रहे हैं, तो मैं तो मान के चलता हूँ कि आप 5000 का आपका गोल होगा क्लाइंट्स का, लेकिन इसको आप मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि बोलना बहुत आसान है, लेकिन मैनेजमेंट आज की तारीख में किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सही सवाल, बिकॉज हमारी जो फील्ड है वो सर्विस फील्ड है। तो मैंने पर्टिकुलर जब मैं स्टार्ट हुई 1 मैन आर्मी थी, पर धीरे धीरे मैंने अपनी टीम डेवलप की, और मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सेक्टर में सब जगह का रखा। जैसे लाइफ मैं संभालती हूँ, म्यूचुअल फंड मेरा सन संभाल रहा है, और इस तरह से मैंने अपने स्टाफ भी इम्प्रूव किए, और क्लाइंट को पर्टिकुलर एक स्टाफ मैंने रखा है जिसमें वो क्लाइंट को सर्विस दे पाए। तो जिसमें क्लेम्स आए तो वो क्वेरी रिजॉल्व कर सके, कोई दिक्कत आ रही है तो हम एज अ कंपनी के साथ फाइट कर सके, और क्लाइंट से ज़्यादा, बिकॉज कोई भी क्लाइंट हम पे ट्रस्ट कर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट तो दे देता है, बट जब सर्विस नहीं मिलती है तो वो पर्पस हम उनका फुलफिल नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आता है। तो हमारा जो मेन पर्पस है उनको सर्विस देना, और सर्विस दिया है, इसीलिए आज मेरे पास 500 ज़्यादा रेफरेंस
अभी क्रिएट हो रहे, बिकॉज क्लाइंट क्या है कि जैसे मैंने आपको अच्छी सर्विस दी तो आप बट ऑलवेज मेरा नाम रिकमेंड करोगे, तो रेफरेंस, बिकॉज मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे पास इतने कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, बट जब धीरे धीरे मैंने ये फील्ड स्टार्ट की, सर्विस अच्छी दी, तो आज मुझे रेफरेंस से मेरे पास इतने अच्छे क्लाइंट बन गए। तो जैसे आपने बताया कि आप इस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे आपके बारे में मैंने कुछ रिसर्च किया, कुछ समझा, मैंने कुछ सालों के साथ आपके साथ प्रोफेशनल भी रिलेशन है, सोशल भी रिलेशन है, तो कुछ आपको जानता भी हूँ, लेकिन मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूँ कि आपकी कुल मेरे हिसाब से 3 प्रकार की सर्विसेज है, तो वो क्या है एक्चुअली? पर्टिकुलर मैं जैसे मैं इंश्योरेंस फील्ड में हूँ, तो लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, और मैंने जिस तरह से बताया कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए मार्केट में रिस्क लेना चाहिए, तो मैंने पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी मैंने स्टार्ट किया है, और म्यूचुअल फंड में मेरे डेली SIP है, लमसम SIP है, और इस तरह से मैंने अपना जो ग्रोथ है कस्टमर का, किस तरह से फाइनेंस का ग्रोथ हो सकता है, उस तरह मैंने अपनी सर्विस स्टार्ट की है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दर्शकों चलते हैं, इनके बारे में हमने अच्छे से जान लिया, लेकिन अब इनको थोड़ा सा इनका प्रोसेस को समझते हैं, और वो प्रोसेस हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो पेपअप टॉक का जो फॉर्मेट है, प्रोसेस टूवर्ड्स प्रोग्रेस, लेकिन उसमें जो पेपअप है तो वो प्रोसेस, एग्जीक्यूशन, प्रैक्टिस, ये हुआ पेप, और अप यानी अपग्रेड और प्रोग्रेस। तो इसी फॉर्मेट में हम अपनी क्वेश्चंस की जर्नी शुरू करते हैं, और पहला प्रोसेस हम जो पहला क्वेश्चन है उससे शुरू करते हैं। जी जी। तो क्या आप तैयार हैं? जी जी, है ना, अपना प्रोसेस भी बताना है और प्रोसेस लोगों तक पहुंचाना भी है डेफिनेटली। है ना? तो जो सवाल है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, अगर आप इसको अपने हिसाब से डिस्क्राइब करना चाहें। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे अपने पास ऑप्शंस है, जैसे लोग FDs करते हैं, PPF करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, SIP करते हैं, वगैरह सब करते हैं, पर जो होता है मेन चीज़ है क्या है कि आज जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए पर्टिकुलर हमें सेविंग्स से बढ़कर एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा, वो है इन्वेस्टमेंट। बिकॉज सेविंग्स क्या हो रहा है कि जैसे अभी 5%, 4% रिटर्न्स दे रहे, तो हम हमारा जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको हम बीट नहीं कर पा रहे, बिकॉज आज आप नॉर्मल एक देखो, एजुकेशन का कॉस्ट आज नॉर्मल 10% के इंक्रीज हो रहा है, मेडिकल कॉस्ट देखो तो आप कहाँ जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट खाली सेविंग्स करेंगे तो हम एक ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे लाइफ में बहुत सारे एक गोल होते हैं, जैसे हम हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए एक बड़ा गोल रखते हैं, उनके मैरिज के लिए हम डेस्टिनेशन वेडिंग सोच रहे हैं, हमारे इवन सेल्फ रिटायरमेंट के लिए भी देख रहे, तो हमें अभी थोड़ा स्पेस चाहिए कि हम कहीं और बाहर घूमने जाए, तो वो सब कॉस्ट को बीट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पर्पस है जिसमें हम कंपाउंडिंग से हमारे जो पैसे हैं उनको ग्रोथ कर सकते हैं। वेरी गुड। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और डिटेल में लेके जाते हैं कि जैसे आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट के अलग अलग प्रकार हैं, बराबर। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो आपने बता दी कि भी सेविंग से हमें आगे जाना है नेक्स्ट स्टेप। तो इन्वेस्टमेंट में अगर कोई आदमी जा रहा है तो उसके पास भी कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो मैं कहूँगा कि किस टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल है जो अच्छे भी है और सिक्योर भी है। ओके, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे, जिस तरह से हमें हमारी आगे बात हुई कि जैसे FDs है, पोस्ट है, रिकरिंग है, इंश्योरेंस है, इवन SIP है, बिकॉज अभी बहुत सारे मैंने बताया कि जिसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं, वो खाली पर्टिकुलर सेविंग्स कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आपको जाना है तो जैसे उनको थोड़ा मार्केट में रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क लोगे तो ही अपने पैसे ग्रोथ करेंगे। बट वो एक क्वेश्चन है कि किस तरह, कौन सी एज में आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, वो बहुत मैटर करता है वो चीज़। कि ऐसा नहीं कि अब अगर 60 की एज में और आप रिस्क ले लो, वो मैं एक्चुअली सजेशन नहीं दे रही हूँ कि बिकॉज उस टाइम पे आपको थोड़ा फिक्स इनकम चाहिए, इसके लिए आपको फिक्स इनकम आए तो हम हमारा जो रूटीन है वो एज यूजुअल चला सके। बट अगर यंगस्टर है तो उनको मैं सजेशन दूंगी कि उनको SIP थ्रू या पर्टिकुलर टर्म प्लान उनको लेना चाहिए, बिकॉज लाइफ आज अनसर्टेन हो चुकी है। आज हम रोज देखते हैं, रोज न्यूज़ में देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो उनके लिए पर्टिकुलर टर्म इंश्योरेंस फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। मतलब अगर मैं इसको कुछ उसमें एनालिसिस करूं, या तो उसको इसका सार में ये समझूं कि इन्वेस्टमेंट के प्रकार अलग अलग है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जो नीड है तो वो भी सबके लिए अलग अलग है। तो आपको पहले अपने इन्वेस्टमेंट प्लानर जैसे कि आप जैसे लोगों के साथ बैठना चाहिए और उस नीड के अकॉर्डिंग प्लानिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भी आप सब ये ले रहे हैं तो ये लीजिए, आपको उस अकॉर्डिंग जैसे वो सजेस्ट करे वैसे लेना चाहिए। तो ये अच्छा तरीका है आपका बताने का। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आपने प्रोसेस तो समझा दिया है ना, अब इसको एग्जीक्यूट भी तो करना है। तो एग्जीक्यूट यानी एक्शन,
बराबर। तो कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, एक्शन ले रहा है, तो हर चीज़ के बारे में उसको सोचेगा भी मैं ये करूँ, क्यों करूँ, क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं है। तो उसी को लेकर हम सवाल को आगे ले जाते हैं और उसमें से एक कैटेगरी पकड़ लेते हैं कि समझो किसी को टर्म इंश्योरेंस करवाना है ना। टर्म इंश्योरेंस को लेकर समझो कि टर्म इंश्योरेंस करवाना है, तो टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या है और उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। ओके, टर्म इंश्योरेंस ऐसा होता है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अच्छा। मतलब लाइक काइंड ऑफ कि बहुत छोटा प्रीमियम आता है, उसमें आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल के मंथली आप अगर देखो तो 500,000 रुपए में आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाती है और आपको बेनिफिट मिलते हैं 1 CR का, 2 CR अकॉर्डिंग टू एजुकेशन एंड ITR बहुत मैटर करती है टर्म इंश्योरेंस के लिए। बट बहुत सारे लोगों के ऐसे मिथ है कि टर्म इंश्योरेंस मरने के बाद ही हमें पैसे मिलते हैं। बट हमारे पास हम ऐसे प्लानिंग करके भी देते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि टर्म इंश्योरेंस आपको मरने के बाद ही पैसे मिले। हमारे पास ऐसे भी कुछ टर्म इंश्योरेंस है जिसमें आप लेगेसी में भी टर्म प्लान दे सकते हो, यानी कि आप अपने बच्चों के कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप अपने बच्चों को। इवन टर्म प्लान ऐसा भी है कि एक एज आने के बाद आपको वो पैसे यूटिलाइज करो, मतलब आपका जो समेश्वर है वो आपको डेथ कवर जो आपका डेथ के मिलने वाला था वो आपको बीच में मिल जाए और वो आप यूटिलाइज करके अपना खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग भी अच्छे से कर सको। टर्म इंश्योरेंस बहुत सारे सेक्टर्स में वर्क करता है, इसमें आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम रहता है, रिटर्न ऑफ लेगेसी रहती है, बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको जो भी कंसल्टेंट है उनसे आपको बैठना रहेगा, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप उससे डिस्क्लोज करोगे तो ही आपको आइडिया आएगा कि एक्चुअली मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर टर्म प्लान में किस तरह से रहेगा। मतलब टर्म इंश्योरेंस में भी ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया और वो एक ही तरह काम करेगा, वो भी अलग अलग तरह से अलग अलग पर्सपेक्टिव से काम करता है। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लानर के साथ बैठे और उसके साथ प्लानिंग करिए, तो आप अच्छे से अच्छा टर्म इंश्योरेंस को ले सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जैसे टर्म इंश्योरेंस के बारे में तो हमने समझ लिया, तो आपका एक फील्ड और भी है जैसे कि मेडिक्लेम है, फायर या तो होम के लिए जैसे काम करते हैं, स्टाफ इंश्योरेंस है, तो उसके वो सारी चीजें कैसे वर्क करती है। ओके, मेडिक्लेम जिस तरह से आपने मुझे बताया कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी में मेडिक्लेम को भी दे सकती हूँ, बिकॉज जिस तरह से आज देखो कि घर घर में डायबिटीज और प्रेशर आज घर में आ गए, इसी तरह अब आज कैंसर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो उसके कॉस्ट भी अगर आप देखो तो बहुत हाई कॉस्ट पे जा रही है और सब उसको बैर नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी जो कॉस्ट रहती है उसके लिए उसको कस्टमर के डायलिसिस बोलो या उसके लिए वो भी जो भी रीजन रहेगा उसको कवर करने के लिए फैमिली जो है मेंबर्स, उसके अलावा फैमिली मेंबर को भी बहुत इम्पेक्ट आता है। और बहुत मेंबर्स मेरे क्लाइंट मैंने ऐसे भी देखे हुए हैं कि जिसमें कस्टमर को सर्वाइव करने के लिए फैमिली बहुत सर्वाइव कर रही है, बिकॉज उनका घर बेच दिया है या बिकॉज उनका मेडिक्लेम नहीं था और डॉक्टर के पास जाओ ना तो हम डॉक्टर को सरेंडर हो जाते हैं कि यार वो कैसे भी करो उनको बचाओ, और वो बचाने के लिए कस्टमर जो भी कॉस्ट बोलो देने के लिए रेडी है। और उस टाइम पे अगर आपका मेडिक्लेम है तो आपको पॉकेट में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या होता है स्ट्रेस फ्री आप अगर रहोगे तो आप अपने जो भी अपने फैमिली मेम्बर्स है उसको भी आप प्रॉपर वे में सर्विस दे पाओगे, उनकी सेवा कर पाओगे, जो भी रहेगा तो क्या वो इजी वे में आपका जाएगा। बिकॉज आज जैसे आपको एक पॉइंट आपको मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने देखा कि कोविड में हमने देखा कि बहुत सारे मेंबर्स को कोविड बहुत नॉर्मल हुआ था, जब हॉस्पिटल गए तब उनको पता चला कि 10 लाख 20 लाख का बिल आया और वो नॉर्मल पब्लिक थी, उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने मेंबर को घुमा दिया या इधर अपनी फैमिली जो अपनी सेविंग्स थी, पास्ट सेविंग थी, उन्होंने वो भी तोड़ दी। और इसके अलावा अगर बोलो तो किसी ने बोरो भी किया था, तो वो शायद आदमी को जो भी मेंबर्स थे उनको भी नहीं बचा पाए और जो सेविंग्स थी वो भी तोड़ दी। और थर्ड पर्सन वो सेविंग जो उन्होंने बोरो किया था उनको भी कंटिन्यू वापस देना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको वापस 5 साल और पीछे जाना पड़ा। तो वो जो मेंबर्स से वो मेंबर्स तो गया, वो फाइनेंशियल भी उनको बहुत लॉस हो रहा है। तो फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए मेडिक्लेम इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपको अगर कोई भी डिजीज अगर कुछ भी होती है तो मेडिक्लेम ऐसा कवर है कि वो आपकी सेविंग को इम्पेक्ट नहीं करता है। दूसरी चीज आपने मुझे बताया कि होम लोन, होम इंश्योरेंस। तो होम इंश्योरेंस ऐसा है कि हम अपने जो एक ड्रीम होता है कि एक अच्छा हमें घर, क्योंकि हम घर और होम को बहुत अलग रखते हैं। घर एक चीज ऐसी है कि वहाँ पे हम टाइम स्पेंड करते हैं, हमारी इमोशनल वहाँ पे अटैच होती है, पर इंश्योरेंस इस तरह से आपको वर्क है कि बहुत नॉमिनल कॉस्ट आती है उसकी, और उसमें आपको अगर समझो चोरी हो जाती है या कहीं बर्गर या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, तो होम इंश्योरेंस आपने अगर लिया होता है तो आपको पूरा जो भी आपने फर्नीचर्स वगैरह करवाया, क्योंकि फर्नीचर की कॉस्ट भी आज नॉर्मल देखो तो 25-50 लाख नॉर्मल हो चुकी है, तो पूरा कवर आपको वो इंश्योरेंस आपको कवर कर सकता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपको होम इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। सेकेंड आपने मुझे पूछा कि फायर इंश्योरेंस,
तो आज हम देख सके कि हमारे सराउंडिंग में आज रोज न रोज कोई न कोई इंसिडेंस बनता है कि आज यहाँ पे आग लग गई, आज यहाँ पे आग लग गई, कहीं शॉप पे आग लग गई। तो शॉप इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस इस तरह से वर्क करता है कि आपके बहुत सारे जैसे टेक्सटाइल्स मेंबर्स हैं या बहुत सारे डायमंड्स के, उनके पास बहुत उनके जो कंटेंट्स रहते हैं या उनके जो सामान रहता है वो बहुत सारा, उनके इन्वेस्टमेंट उनका पूरा वहाँ पे रहता है। अगर कुछ भी वहाँ पे डैमेज, जैसे टेक्सटाइल की बात करो, अगर साड़ी में कुछ भी एक फायर भी लग गया तो पूरा माल डैमेज हो जाता है और उनका स्टॉक इतना होता है कि वो मे बी शायद फाइनल भी हो सकते हैं। बिल्कुल। पर ये चीज ऐसी है कि अगर आपने ये लिया है तो आपका ये पूरा स्टॉक का जो भी आपने लिया है आपको पूरा कंपनी कवर करके देती है, तो आपको वापस खड़े होने में दिक्कत नहीं आती। इधर क्या होता है कि जैसे अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया तो आप पूरा जीरो से वापस स्टार्ट करना एक एज के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फायर इंश्योरेंस आपको इस तरह से वर्क करता है कि आपको कुछ भी आपको अगर जरूरत पड़ी तो ये इंश्योरेंस पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ये इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा है कि आपको जो अपने गुजराती में कहेवाय छे कि संकट समय नहीं साकड़, तो वो इस तरह से वर्क करता है कि जिस तरह से हमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो इंश्योरेंस ऐसा है कि वो हमें कभी भी खड़ा कर रहा है, वो हमें गिराता नहीं है। तो इस तरह के हमें इंश्योरेंस इसीलिए लेने चाहिए। वेरी गुड। तो मतलब आपने जो अभी जो मैं समझ पा रहा हूँ, और मैं अपनी भाषा में, क्योंकि मैं राइटर भी हूँ, तो आपने इंश्योरेंस की जो पॉसिबिलिटीज़ है, रिस्क फैक्टर में जो हम सिक्योरिटी लेना चाहते हैं उसको इज इक्वल टू करके इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग के हिसाब से करते हैं, तो हमारे सारे रिस्क फैक्टर और सिक्योरिटी भी सिक्योर हो जाते हैं। तो हम सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सेफ्टी को भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी को भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे आपने जो ऑप्शन बताए बहुत अच्छे थे, बहुत ही इस पे काम करने की ज़रूरत है सब लोगों को, क्योंकि ये बेसिक इंश्योरेंस है, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि बेसिक से हम कुछ आगे चलते हैं अभी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है आज की जर्नी में कि फास्ट टेक्नोलॉजी लाइफ में, और जिस तरह से हमें बिजनेस में पैसा चाहिए, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो सिर्फ लोन काफ़ी नहीं है ना, आपकी खुद की कैपिटल भी काफ़ी नहीं है, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। तो उसी की तरफ आगे बढ़ते कि हमने सीख लिया, समझ लिया, एग्जीक्यूशन भी, अब उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको आगे ले जाना है। तो उसी के लिए क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको हमें गाइड करना है कि SIP यानी बोलते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, लेकिन क्या SIP करनी चाहिए, है ना? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या होता है जरूर? जी, बहुत अच्छा सवाल है कि SIP माने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो वो क्या होता है कि मैंने आपको जिस तरह से इन्फ्लेशन जिस तरह से बीट करे तो सेविंग्स तो हम कर ही रहे, पर SIP जो थोड़ा सा रिस्क सेक्टर आ गया, तो इसमें क्या होता है SIP के बहुत सारे सेक्टर्स भी है कि लॉन्ग टर्म SIP होती है, शॉर्ट टर्म SIP होती है, लमसम SIP होती है। मैं पर्टिकुलर अभी रिकमेंड मैं अभी करती हूँ डेली SIP में ज़्यादा जाना चाहिए, बिकॉज क्या हो रहा है कि मार्केट अभी बहुत इन्फ्लेशन मतलब बीट कर रहा है और बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है मार्केट। तो उससे क्या होता है कि रोज की NAV हमें मिले। तो जैसे कोई एग्जाम्पल दो कि आज हमें कोई शेयर 100 रुपये मिला, कल वो 120 में मिला, कोई 90 में मिला, तो एवरेज अगर हम देखें तो हमारा रिटर्न भी ग्रोथ करते हैं, और एवरेज SIP का रिटर्न मैं बोलूँ तो 15 से 20% नॉर्मल हो चुका है। तो वो क्या होता है कि सेविंग्स हमारा जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो 7 से 8% से बढ़ रहा है, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 15 से 20% बढ़ रहा है। तो हमें जो वेल्थ ग्रोथ करनी है तो वो ये आपको बहुत उसमें हेल्प करेगा, बिकॉज SIP इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। बिकॉज आज के यंगस्टर जो है वो, आज आप किसी को भी पूछो कि हमें रिटायरमेंट कब लेना है तो बोलेगा जल्दी। तो उसके लिए थोड़ा रिस्क लेके उनको इन्वेस्टमेंट ऐसे सेक्टर में भी करना चाहिए कि जहाँ पे उनके पैसे ग्रोथ हो सके। बढ़िया। आपने SIP को जिस तरह से समझाया कि छोटे मोटे रिस्क लेने चाहिए, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे आपकी बिजनेस की ग्रोथ तो अच्छी होगी, लेकिन आप अच्छे से रियल टाइम में रिटायर होंगे जी, है ना। रियल टाइम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइफ में टाइम कब निकल जाता है किसी को पता नहीं चलता है। राइट। तो आगे चलते हैं कि SIP तो सोच लिया, अब जो बंदा SIP करेगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप हमारे यंगस्टर को कोट कर रहे हैं, है ना। तो अब फैमिली प्लानिंग भी तो इम्पोर्टेंट है, यंगस्टर है, शादी भी तो होगी ना, तो भी कमा रहा है, अच्छी खासी कंपनी में जा रहा है, इन्वेस्ट, ये आपने बोला मेडिक्लेम ले लो, वो भी ले लिया, आपने बोला ये कर लो, ये भी कर लिया आपने, है ना। आप उसको अपने उसकी फैमिली के लिए भी तो एंजॉयमेंट के लिए बनाना, तो उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है, ये फैमिली प्लानिंग कैसे करें? और फैमिली प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसके बाद आपको मेडिक्लेम लेना चाहिए, उसके बाद ये सब हो जाए उसके बाद ही आपको SIP में जाना चाहिए। बिकॉज क्या हो रहा है कि आपने अपने आप को सेव कर दिया, तो इससे क्या होता है कि आपने जो भी रिस्क थी वो अपने कंपनी पे डाइल्यूट कर दी कि भाई हाँ, ये भी कोई भी इनकेस मेरी लाइफ में कोई भी रिस्क आ रहा है तो मैं कहीं अटको नहीं। और SIP में ग्रोथ धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि आज आपने डाला और आज आपका रिटर्न मिल गया।
उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और वो टाइम लेने के लिए आपको 10 साल 5 साल तो वेट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये स्टेप में चला रही है कि जैसे आपको टर्म इंश्योरेंस मैंने बताया, मेडिक्लेम बताया, और फिर आपको SIP में जाना चाहिए। तो आप मतलब उसको फैमिली प्लानिंग में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे कि फिर जैसे मैंने बोला कि आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप हमारे यंगस्टर्स को कोट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, तो वो अपनी फैमिली जैसे बसाएगा, तो उसने उसके पास एक एक्सपेंस है, एक इनकम है, एक एक्सपेंस है, एक आपने जैसे इन्वेस्टमेंट बताया, बेसिक इन्वेस्टमेंट बताया, फिर आपने उसको बिजनेस को एक्सपेंशन को लेकर बताया। अब उसकी फैमिली प्लानिंग की, जैसे वो बच्चे भी होंगे आगे जाके, है ना, तो उसको अगर आप उसको साथ में ले जाएंगे, तो इसी के सवाल में मैं ऐड करना चाहूँगा अपना नेक्स्ट सवाल, जो आप दोनों साथ में ले लीजिएगा, कि एक आदमी को किस एज में कितना रिस्क कवर कर लेना चाहिए। ये हमारा है अपग्रेड की तरफ वाला क्वेश्चन। हम प्रैक्टिस की तरफ आ गए कि इस तरह से प्रैक्टिस चालू कर दी है, अब वो अपने रिस्क के फैक्टर भी बता दिए, लेकिन एज भी तो मायने रखता है कि हमें इस एज में इतना रिस्क लेना चाहिए। तो आप दोनों क्वेश्चन को जो पहला क्वेश्चन है उसको और अच्छे से कंक्लूड कीजिए, उसमें रिस्क फैक्टर को ऐड कीजिए ओके, एज वाइज। राइट। जैसे आपने मुझे बताया किन सी एज में किस तरह से रिस्क लेना चाहिए, तो मैं सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ कि आपकी जो भी एज है -100 कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे की एज है 20, तो 100 - 20 तो 80% का रिस्क ले सकता है। सेम एग्जांपल आपको 40 एज की है, जो -60 कर दीजिए, तो 60% वो आप रिस्क ले सकते हैं। पर अगर जो हाई रिस्क है, जैसे अभी 60 वाले एज को मैं बताऊँ कि 40% रिस्क लो, तो नहीं, उसके लिए पहले उनको खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर करना रहेगा कि अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, फाइनेंस से बोलो या कुछ भी, तो वो प्रॉब्लम्स को बीट कर सके, उसके बाद ही उनको रिस्क सेक्टर में जाना चाहिए। बिकॉज यंगस्टर क्या हो रहा है कि अगर उनको अभी कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो फेस करने के लिए उनके पास स्ट्रेंथ है, उनके पास टाइम है, बट अगर थोड़ी एज हो जाती है उसके बाद एक नया स्टार्टअप करना हो, जैसे 40 की एज में किसी को बोलो कि नया स्टार्टअप करना हो, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो उनके लिए क्या होता है कि रिस्क सेक्टर थोड़ा कम लेके एक सेविंग्स इस तरह से भी करनी चाहिए कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो कवर कर सके। बढ़िया। तो जैसे आपने पूरा ही रिस्क की एज के अलग अलग फैक्टर्स बता दिए, अलग अलग क्राइटेरियाज बता दिए, है ना। अब आज जैसे कि हम अभी, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि यंगस्टर को ही हम बात कर रहे हैं, उनके साथ ही बात कर रहे हैं, और आप भी सुन रहे हो, और मैं आपके लिए ही ये सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे जेन जी सारे सुन रहे होंगे, है ना, कि वो तो अभी रियल टाइम में जीने वाले लोग हैं, है ना, रियल टाइम में रियल रीजन फटाफट वाले। तो उन लोगों को अगर रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है ना, क्योंकि वो तो उसमें मानते नहीं है, वो तो रियल टाइम में मानते हैं, तो आप उनको कैसे इंस्पायर करेंगे? जिस तरह से आपने मुझे बताया कि जेंजी बहुत सारे हॉबीज तो कवर, उनकी हॉबीज इतनी हो रही है, जैसे उनको बोले तो मोबाइल्स है, बाइक्स है या कार है, उस तरह से उनकी हॉबीज वो क्लियर कर दे, बट इन्वेस्टमेंट पार्ट उनका थोड़ा लैकिंग रह जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी हमने देखे जेंजी कि वो बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे शेयर बाजार में भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उनमें थोड़ा लॉस होने के भी चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। तो उनके अकॉर्डिंग हम उनको बताएं कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए आपको इंश्योरेंस प्लस आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ऐसी जिसमें आपके अपनी हॉबीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, जिसमें बीच बीच में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती रहे, आपको जो भी आपकी ड्रीम्स है उसको आप कवर करने लेके आपको कभी विड्रॉ करने हो तो विड्रॉ भी कर सके पैसे, उसको यूज कर सके। और लास्ट में आप देखो तो कुछ आज लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि हम आज का देख रहे, कल किसका देख रहे, कल के लिए थोड़ा सोचो कि बिकॉज आज हम देख रहे हैं कि जेंजी बस खाना पीना और खत्म, बट इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करेंगे तो उनका फ्यूचर में कुछ भी सेविंग्स नहीं रहेगी, तो वो कभी भी इफ एनी इमरजेंसी उनको कहीं ना कहीं उनको किसी के पास हाथ फैलाना पड़ेगा। तो मैं उनको स्पेशली रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसा भी कुछ इन्वेस्टमेंट करो कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपको जब भी पैसे की ज़रूरत पड़े आप विड्रॉ करो, कभी आप डाल, अगर आपके पास कुछ अच्छी इनकम है या तो उनको इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप ये दोनों बैलेंस अच्छे से बैलेंस करोगे तो आपको फ्यूचर में रिटायरमेंट जो प्लानिंग रहेगा उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से आपने हमारे जेनजी को डायरेक्शन दिया है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके लिए और पृथ्वी वेल्थ क्रिएशन के लिए की जर्नी के लिए, है ना, और आपके जो 500 क्लाइंट्स हैं जिसको आप अभी इतने अच्छे से मैनेज करते हो, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि या तो आप फॉर्मूला तो आप बताएंगे नहीं हमें कि भी किस तरह से करते हैं, लेकिन आप उनको अपने मैनेज कैसे करते हैं, उनको हेल्प आउट कैसे कर सकते हैं। यानी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ पृथ्वी वेल्थ क्रिएशन हेल्पिंग देयर क्लाइंट्स इन देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी।
जिस तरह से आपने मुझे पूछा कि कृति वेल्थ क्रिएशन किस तरह से अपने क्लाइंट को हेल्प आउट करती है, तो उनका एक फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं कि +90 और -90, यानी हम किसी के पास हम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो उनको हम 3 महीने में विजिट करते हैं, वापस उनको रिकॉल करते हैं कि आपने ये पर्पस से, ये गोल के लिए आपने ये इन्वेस्टमेंट किया है। और जब उनका ये प्लान खत्म हो रहा है या उनका इन्वेस्टमेंट का जो मैच्योरिटी आती है, तब उनको वापस हम एक बार मिलने जाते हैं हर मंथ एंड में या ईयर एंड में, कि जिससे उनको वापस रिकॉल कर दे कि उनका नया इन्वेस्टमेंट अगर कुछ अपग्रेड है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ अपग्रेड हो रही है तो उनको अपग्रेड करना है या कुछ फंड स्विच करना है, तो हम उस तरह से हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप इस फंड से आप इसमें निकलो। किस तरह से टैक्स प्लानिंग, बिकॉज आज देखो कि 1.25 लाख रुपए टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, और लोगों को पता ही नहीं है, तो वो स्विच करके अगर कैपिटल में डाल देते हैं तो उनका जो टैक्स है वो बच जाता है। तो हम उनको इस तरह से रिकमेंड करके उनको किस तरह से ज़्यादा उनका फाइनेंशियल प्लानिंग में उनका गोल जो वेल्थ बनाने का है वो किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके, उस तरह से हम उनको सर्विस दे रहे हैं, जिससे उनका जो गोल है फ्यूचर में कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो। और जो भी नए प्रोडक्ट्स कुछ भी आ रहे हैं तो हम उनको मैसेज थ्रू या उनको फेस टू फेस मिलके भी हम उनको गाइड करते हैं। प्रीति जी, मैं आपसे ये कहूँगा, मैं आपकी जैसे आपने जर्नी 2015 से शुरू करी और आपने जिस तरह से प्रोसेस टूवर्ड्स प्रोग्रेस का जो एग्जांपल अपनी प्रीति वेल्थ क्रिएशन के द्वारा एस्टैब्लिश किया है, उसी के बारे में अगर मैं पूछूं, और ये आखिरी सवाल मेरा उसी तरफ जाएगा, तो मैं अपने एक सवाल में अपने व्यूअर्स और सीकर्स को समर्पित कर रहा हूँ, और ये समझिए कि उनके द्वारा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी को अगर आज अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करनी है तो वो कौन सा माइंडसेट है, वो कौन सा अपग्रेड है आज के समय के हिसाब से, चाहे वो जेनजी को लेके हो, सिस्टम को लेके हो, टेक्नोलॉजी को लेके हो, इन्वेस्टमेंट को लेके हो, जिसकी प्रैक्टिस उनको आज से ही शुरू कर देनी चाहिए, जिससे वो अपने लाइफ को प्रोग्रेस की तरफ ले जाए। अगर किसी को आज से ही अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना हो तो उनको सबसे पहले अपग्रेड होना पड़ेगा, बिकॉज माइंडसेट ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। लाइक क्या हो रहा है कि कई लोग प्लानिंग कर देते हैं और उनको एग्जीक्यूट नहीं करते। हम अपने थॉट में सोच लेते हैं कि किस तरह से हमें ये प्लानिंग करना है, ये करना, पर हम उसको एग्जीक्यूट कभी भी करना प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि आपको अपने जो भी एडवाइजर्स है उनके साथ बैठ के आप उनको डेली, वीकली अपना जो भी एक्सपेंस है, अपनी जो भी हैबिट है, उनको एक बार आप रिकॉल करो, आप उनको नोट डाउन करो और उसको रिकॉल करके देखो कि मैंने कहाँ मिस्टेक की। और उसमें अगर आपको लग रहा है तब किसी एडवाइजर की एडवाइस भी लो, जो उसको आई थिंक बहुत सारे अपने यहाँ पे एडवाइजर्स है, और हमारे साथ अगर आप जुड़ रहे हो तो हम आपको पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करके देते हैं कि आपको किस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए और किस तरह से आपको यहाँ पे एंड लाना चाहिए। तो मैं अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप यही कर सकते हैं कि जिसमें हम आपको आइडिया दे कि किस तरह से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही सेक्टर में करना, बिकॉज कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप एक ही बकेट में रखोगे हो तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अलग अलग बकेट में करोगे, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम्स कहीं एक सेक्टर में आ रहा है तो दूसरा सेक्टर आपको अप कर रहा है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अलग अलग सेक्टर में कर। थैंक यू सो मच प्रीति जी। दोस्तों, आज हमने सीखा, मैं कहता हूँ समझा, कि सही प्लानिंग ही सुरक्षित भविष्य की चाबी है। इट्स अ प्रोसेस टूवर्ड्स प्रोग्रेस। तो मैं आपका होस्ट सचिन अतुल्य, होलिज्म रिफॉर्मर ऑफ सोल स्पेस साइंस, फिर मिलते हैं JHVS डिजिटल स्टूडियो में एक नई कहानी, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपने जीवन में स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और अपने जीवन की समृद्धि की ओर हमेशा अग्रसर रहे। जय जिनेंद्र।